साहित्य के पाठकों को सादर नमस्कार। आज मैं 10 साल पहले लिखी एक किताब के बारे में आज जिक्र करना चाहूँगा। आपके सामने है उपन्यासों में आदिवासी भारत। इसमें 12 पार्ट है, 12 उपन्यासों को लेकर के चर्चा की गई है। पहले पर सहराना, दूसरे पार्ट में है पठार पर कोहरा। जो आप देख रहे हैं पठार पर कोहरा राकेश कुमार सिंह का उपन्यास है। आप मूलतः कथाकार हैं, कहानियाँ लिखते हैं, उपन्यास रचते हैं। अब तक आपके 8 उपन्यास आ चुके हैं। मैं पठार पर कोहरे पर विशेष बात करूं उससे पहले हम आपकी अन्य रचनाओं को लेकर के बात कर लेते हैं और किस तरह से आज पठार पर कोहरा और उपन्यासों में आदिवासी भारत को लेकर के जिक्र करना चाहेंगे। राकेश कुमार सिंह का कल परसों व्हाट्सएप पर मैसेज मिला, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसीलिए ये पुस्तक 10 साल पहले लिखी हुई यकायक याद आती है और मुझे लगता है कि पठार पर कोहरा ठीक वैसे ही जैसे मदाई उपन्यास सुनीता घोगरा का डूंगरपुर बांसवाड़ा के फीलों पर लिखा गया है, पर मुखातिब हुए जंगल के फूल पूर्वोत्तर के आदिवासियों पर लिखा गया एक आदिवासी लेखिका। दूसरी सुनीता घोगरा जो राजस्थान से हैं और वो पूर्वोत्तर से हैं। इसी तरह से झारखंड के जनजीवन पर लिखा गया राकेश कुमार सिंह का ये उपन्यास 2003 और पुनः 2005 में आता है। ये संभवतः पहला उपन्यास होता है। इसके बाद आप लगातार उपन्यास लिखते रहे और नवीनतम उपन्यास 8वां उपन्यास आपका महासमर की सांस होता है। इस तरह से ये देख सकते हैं कि आप आधा दर्जन से अधिक उपन्यास लिख चुके हैं और इनमें अधिकांश उपन्यास आदिवासी जीवन पर लिखे रचे गए हैं। यह अंतिम उपन्यास और सादो यह मुर्दों का गांव, इन 2 उपन्यासों को छोड़कर सभी आधा दर्जन उपन्यास आदिवासी जनजीवन पर है। और इसी तरह से पठार पर कोहरा आपका पहला उपन्यास है और किस तरह से मुंडा गांव के गजली ठोरी गांव के मुंडाओं पर उनकी खास आवश्यकता शिक्षा को आधार लेकर के लिखा गया है, जिस पर हम विस्तार से अभी बात करेंगे। इसके पहले हम ये जान लें कि इस उपन्यास को लेकर के आज मैं क्यों कर बात कर रहा हूँ और राकेश कुमार सिंह ने अब तक कितना क्या लिखा है। तो चलिए हम जानते हैं। इस तरह के आप अब तक आदिवासियों पर दर्जनों वीडियो सुन चुके हैं जो आदिवासी उपन्यासों पर हैं या आदिवासी क्षेत्रों पर लिखे गए उपन्यासों पर है या आदिवासी चरित्र पात्रों को मद्देनजर रखकर उनको नायक बनाकर लिखे गए उपन्यासों पर रहे। इस तरह के उपन्यासों पर आप वीडियो अब तक सुन चुके हैं। ये पुस्तक आदिवासियों में उपन्यासों में आदिवासी
भारत कैसे झलकता है। कोई एक दर्जन उपन्यास आज से 10 साल पहले चुने गए और ये पुस्तक आज भी शोधार्थी इसे देख सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगा कि क्यों न इस पर जो राकेश कुमार सिंह ने एक तरह से याद दिलाया है, क्यों कर उस पर भी हम आते हैं। उपन्यासकार की टिप्पणी थी व्हाट्सएप पर कि आपके उपन्यासों पर शोधकर्ता ने ये पुस्तक आप पर तक पहुंचाई, आप इससे गुजरे, आप पुस्तक की परिकल्पना को अद्भुत बताते हैं और उपन्यासों पर की गई समीक्षा। परिकल्पना के बारे में मैं बता दूं कि ये पुस्तक एक योजना के तहत आई थी। हरिराम मीना धूनी तपी तीर के रचनाकार, उन्होंने आज से 11-12 साल पहले कहा कि इधर आदिवासी रचनाओं को लेकर के शोधार्थी काम कर रहे हैं, तो उन तक मैटर पहुँचे उपन्यास और उपन्यासों का सार। तो उसी दौरान चर्चा में ये बात आई कि अगर हम ऐसा करते हैं तो उससे ज़्यादा बेहतर ये होगा कि हम चुनिंदा अंशों को लेकर के उपन्यास को परिचय दें और फिर आप उन पर टिप्पणी लिखें। तो ये परिकल्पना थी और ये परिकल्पना हरिराम मीना ने मुझे सुझाई। मैं चूँकि इस तरह के उपन्यासों पर काम कर रहा था। आपने उपन्यासों पर की गई समीक्षा से संतुष्ट नजर आए, सराहना की, इसे लेकर के परिकल्पना को लेकर के मैं धन्यवाद दूंगा हरिराम मीना को, जिन्होंने इस तरह से एक साथ 2 पुस्तकें मेरी और 2 आपकी, एक और एक अन्य की, इस तरह से 4 पुस्तकों का बंच आपने निकाला था। उसी योजना के तहत ये परिकल्पना उपन्यासों में आदिवासी भारत, जिसे एक शोधार्थी मुझसे भी 1 सप्ताह पहले लेकर के गई थी और आपके पास भी शोधार्थी ने ही ये पुस्तक पहुंचाई थी। इस तरह से ये पुस्तक तक हम आज चर्चा कर रहे हैं। मेरे लिए भी संतोष इस बात का है कि मैं अक्सर उपन्यास का पाठक रहा हूँ, कहानियों से भी अधिक, कविताओं से भी अधिक। न जाने क्यों उपन्यास मुझे पसंद आते हैं और पढ़ता हूँ तो मैं उसी दौरान कुछ लिख भी लेता हूँ। अब ये दौर चूँकि लिखने पढ़ने से ज़्यादा सुनने का रह गया है, तो बात जब इस तरह से आई और मैं इन दिनों वीडियो बना ही रहा था, तो 10 साल पूर्व लिखी गई ये पुस्तक यकायक ध्यान में आती है। मैं हरिराम मीना को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा जो आप राकेश कुमार सिंह पुस्तक की सराहना कर रहे हैं। तो ये सारी परिकल्पना एक शिक्षा से इतर व्यक्ति जो इस तरह से काम कर रहा है, रचनाकार कोई भी हो सकता है। तो हरिराम मीना आईपीएस पुलिस में रहते हुए भी लगातार आदिवासी जनजीवन से जुड़े रहे और आपके भी 2-3 उपन्यास आ चुके हैं, लगातार लिखते रहते हैं। आदिवासी से संबंधित संगोष्ठियों, सेमिनारों में जाते रहते हैं। तो इस तरह से आप ये पुस्तक लाते हैं, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा। और रचनाकार, सभी रचनाकारों को, जिसमें राकेश कुमार सिंह भी शामिल है, को धन्यवाद इसलिए दूंगा कि आप लगातार इस हाशिए के समुदाय को लेकर के रचनारत है। तो हम जानना चाहेंगे कि आप अब तक कितने उपन्यास लिख चुके हैं पठार पर कोहरा के अलावा, जहाँ खिले हैं रक्त पलाश जो इतिहास में नहीं है।
महाअरण्य में गिद्ध, हुल पहाड़ियां, मिशन होलोकास्ट, ऑपरेशन महिषासुर, साधो ये मुर्दों का गांव। मुझे लगता है कि मिशन होलोकास्ट और साधो ये मुर्दों का गांव को छोड़ करके सारे उपन्यास आदिवासी जनजीवन पर है। हाँ, इसमें ये अंतिम उपन्यास है आपका महासमर की सांस। तो इनको छोड़ करके आपके सारे उपन्यास आदिवासी जनजीवन को चित्रित करते हैं, समस्याओं को उठाते हैं। आप ये देखेंगे कि पठार पर कोहरा 2003 में प्रकाशित होता है, पुनः 2005 में प्रकाशित होता है। ये उपन्यास मुझे क्यों कर पसंद आया, मैं से सहराना मुझे एक अलग कारण से पसंद आता है। हाल ही में एक उपन्यास 0 माइल्स, जीवन 0 माइल्स पढ़ने को मिला। एक आध्यात्मिक और दर्शन को लिए हुए उपन्यास रहा। आस्थान उपन्यास जो हाल ही में बाबा चर्चित हो रहे हैं, कथावाचक को लेकर के लिखा गया उपन्यास है। कथाशिल्प को लेकर के बात की जा सकती है, किस तरह से उसका कथाशिल्प गढ़ा गया है और कथावाचक के पूरे जीवन को किस तरह से दिखाता है और कथावाचक किस तरह से आश्रम तक पहुंचता है और किस तरह से समाज, लोग ठगी के शिकार होते हैं। तो इसी क्रम में आदिवासी जीवन पर आधारित उपन्यासों को लेकर के महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में शोधार्थी लगातार काम कर रहे हैं। जितना कुछ लिखा गया है उस पर सोच विचार किया जा रहा है। इसी क्रम में हम इस वीडियो से साक्षात्कार कर सकते हैं। पठार पर कोहरा शीर्षक भी एक मजेदार संदेश देता है, एक समस्या की ओर इशारा करता है। पठार जहां कुछ नहीं उगता, कुछ नहीं होता, उस पर कोहरा, जहां कुछ नहीं दिखाई देता। और जब मैं लिख रहा हूं कि आदिवासियों में अशिक्षा का अंधकार, अगर इस तरह से हमें देखना है तो आदिवासी जनजीवन पर चाहे कोई भी रचना क्यों न हो, इस विषय पर सभी रचनाकारों ने लिखा है, सिवाय जंगल के फूल या मताई उपन्यास सुनीता घोगरा का। क्योंकि ये उपन्यास, इनका कालखंड अतीत का है। इनके विश्वासों में, रचनाओं में, इनकी कहानियों में, इनकी कथाओं में, विश्वासों में जो रचनाएं, कहानियां चली आ रही है, इनके आस्था और विश्वास में जो देवी देवता या बुजुर्ग किस तरह से हैं, वो आदिकाल से लेकर के उनको ये उपन्यास समेटते हैं। इसलिए वह शिक्षा को लेकर के, शिक्षा से अधिक जीवनानुभव आता है, वो कथाएं आती हैं। मुझे जहाँ तक याद है, जंगल के फूल और मताई उपन्यास, इन दोनों को छोड़ करके सर्वाधिक उपन्यासों में शिक्षा की ओर इशारा किया है। सहराना ही क्यों न हो, वहाँ स्कूल होते हैं और स्कूल किन स्थितियों में होते हैं, सहराना में बाकायदा दिखाया जाता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों से उम्मीद की जाती है, लेकिन शिक्षक किस तरह से वहाँ पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते हैं, या किस तरह से वो खाना पूर्ति करते हैं,
इसी खाना पूर्ति को लेकर के पठार पर कोहरा पूरी शिद्दत के साथ, मुझे लगता है कहानियां भी कुछ लिखी गई होंगी इस तरह की, जिसमें शिक्षा व्यवस्था पर चोट की गई है या किस तरह से शिक्षा व्यवस्था में घुन लगा हुआ है। आज़ादी के 7 दशक बाद, और ये उपन्यास जब लिखा गया तो 6 दशक बाद तक इंटीरियर या जहाँ तक सड़कें नहीं पहुँची, उन आदिवासी गांवों में, झोंपड़ियों में शिक्षा व्यवस्था में किस तरह से घुन लगा हुआ है, इस तरफ आप इशारा नहीं करते, विस्तार से बताते हैं। पूरा उपन्यास आप इसी पर लिख देते हैं। इस अर्थ में ये उपन्यास मानिखेस है, उल्लेखनीय है, प्रशंसनीय है। और इस उपन्यास को यूँ कहें कि ये हमारा ये कदम उन शोधार्थियों के लिए होगा कि जो इस वीडियो को सुन करके प्रेरित हों, उत्साहित हों, जिज्ञासा उनके मन में जग सके कि उस उपन्यास तक पहुँचें, पढ़ें। चूँकि इन दिनों पढ़ने के बजाय सुनना महत्वपूर्ण है, तो ये इसलिए सुनने के लिए आधा घंटे का ये वीडियो आपकी कितनी मदद करेगा। लेकिन इतना इस वीडियो का मकसद रहेगा कि जो कोई शोधार्थी आदिवासी साहित्य में या उपन्यास कथाओं में काम करना चाहता है, आदिवासियों को जानना समझना चाहता है, और अगर शिक्षा को लेकर के आदिवासी बनाम शिक्षा पर अगर बातचीत करना चाहता है, तो ये पहला उपन्यास होगा। हमने अभी तक 2-2.5 दर्जन उपन्यास पढ़े होंगे और 8-10 दर्जन उपन्यास, और संख्या हो सकता सैकड़ों तक पहुंच गई है अब, तब से लेकर अब तक लिखे गए उपन्यासों में ये उपन्यास पहले स्थान पर आता है जो आदिवासियों में शिक्षा या शिक्षा से आदिवासी कितनी दूर है, या फिर यूँ कहें कि शहर से दूर रहने वाले समाज समुदाय तक शिक्षा क्यों कर नहीं पहुंच पा रही है। ये सरकारों को भी, यह शिक्षा व्यवस्था को लेकर के लोग जो सोच रहे हैं उनको भी प्रेरित करता है, नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को, या जो जागरूक है, या राकेश कुमार सिंह जैसे रचनाकार है जो आदिवासी जनजीवन की उन समस्याओं को हाईलाइट करते हैं, इंगित करते हैं, इशारा करते हैं, या उस नब्ज पकड़ने का प्रयास करते हैं। एक तरह से ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि काम करने की ज़रूरत है। और इसी तरह से गजली ठोरी में स्पीड योजना के तहत एक शिक्षक को लगाया जाता है, या यूँ कहें कि उसको प्रताड़ित करने के लिए, उससे बदला लेने के लिए गजली ठोरी आदिवासी गांव में भेज दिया जाता है। यूँ कहें कि काला पानी की सज़ा देने के लिए, जहाँ शिक्षक रहते ही नहीं, और रहेंगे तो अपना ट्रांसफ़र करा करके वापस अपने आसपास शहरों में आकर के काम करें। पहला प्रश्न। और यही बात नहीं, मैं आज दिन में भी सोच रहा था, किसी साथी से बात कर रहा था, राजस्थान का 12 जिला, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये 3-4 जिले ऐसे हैं जहाँ आदिवासी बाहुल्य है, भीलों का, शहरियों का, जहाँ पर शिक्षा व्यवस्था किस तरह की होगी इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और सैराना उपन्यास 12 जिले, मध्य प्रदेश का बॉर्डर, मध्य प्रदेश के 3-4 जिले, शिवपुरी और बारा, दोनों में शहरिया बाहुल्य है। कोई 50 लाख से अधिक शहरिया वहाँ रहते हैं। शिवपुरी और बारा, इन दोनों में शहरिया रहते हैं।
सहराना उपन्यास इन्हीं पर आधारित है। वो शिक्षा व्यवस्था की बात भी उठाता है। ठीक इसी तरह से पठार पर कोहरा में इस व्यवस्था को लेकर के बात की गई है। तो उस 12 की बात मैं जब कर रहा था आज दिन में भी, कि वहाँ पर स्कूल में शिक्षक कितने होंगे, लेकिन महाविद्यालय 12 में बूंदी की तुलना में 3-4 गुना ज़्यादा खोल दिए गए। केलवाड़ा गांव होते हुए भी आज से 12 साल पहले महाविद्यालय खोला गया है, लेकिन उसकी हालत क्या है कि मैंने अलग से लिखा है, कागज़ कोरे में उस पर पढ़ा जा सकता है। वहाँ भी ये बात आती है कि उस महाविद्यालय 12 महाविद्यालय जो जिला है वहाँ स्टाफ होना चाहिए 50-60 का, लेकिन इस समय 8 का स्टाफ काम कर रहा है। और वो नोडल महाविद्यालय होने के नाते अन्य 8-10 कॉलेजों को भी व्यक्ति भेजने के लिए जिम्मेदार है। वो किस तरह से भेज रहा है ये अलग चर्चा का विषय है। प्राचार्य अधिकांश कॉलेजों में नहीं है, महाविद्यालयों में नहीं है, तो वहाँ इंचार्ज भेजे जाते हैं। 12 किस तरह से डील करता है ये 12 महाविद्यालय से समझ सकते हैं। और स्कूलों की क्या स्थिति हो सकती है, खास करके 6 दशक पहले, 6ठे दशक में। और ये उपन्यास समझ लीजिए 90 दशक के जीवन को उभारता है। 20वीं सदी के वो क्षेत्र कितना फर्क आया हुआ आज की तारीख में कि संजीव नाम का एक शिक्षक जिसे गजली ठोरी गांव में लगाया जाता है, लेखक लिखता है और अक्सर लोग कहते भी है कि हमें प्रताड़ित करने के लिए इंटीरियर में भेजा जाता है। और इस तरह का एक संपादकीय जब अरावली उद्घोष में लिखने का अवसर मिला था, तो मैंने भी एक लेख इस तरह से लिखा था जिसमें बताया गया था कि बिना इच्छा के अगर किसी व्यक्ति को भेजा जाता है तो वो ये सोचता है कि मुझे बदला लेने के लिए भेजा गया है, तो वो व्यक्ति वहाँ जा कर के बदला लेता है उन लोगों से कि मुझे जहाँ भेजा गया अब मैं काम ही नहीं करूँगा। ऐसे व्यक्ति से कैसे काम लिया जाएगा। और यही चीज़ यहाँ दिखाई गई है कि गजली ठोरी में जो पहले से शिक्षक है, जब संजीव वहाँ पहुँचता है, चूँकि इस उपन्यास में संजीव नाम से एक पात्र है जो यहाँ भेजा जाता है स्पीड नाम की योजना के तहत, चूँकि ये कर्मठ व्यक्ति है, वहाँ जाता है तो गजली ठोरी की पूरी चक्कर काटता है। और गांव भी किस तरह का लेखक चित्रित करता है कि गांव भी किस तरह का है कि कई झोंपड़े अलग अलग स्थानों पर बने हुए हैं। सभी में चक्कर काट लिया, 2 बार चक्कर काट लिया, लेकिन स्कूल नाम से न कोई बोर्ड था या स्कूल जैसी जगह दिखाई देनी चाहिए उस तरह के न निशानात दिखाई देते। लोगों से पूछते हैं तो लोग जवाब नहीं देते। आदिवासी की जो नेचर है, रचनाकार पकड़ने का प्रयास कर रहा है कि महिलाएं देखते ही दूर छिटक जाती है और वो महिलाओं से बात करने से वो भी झिझकता है, तो पुरुष उसे देख करके बिदक जाते हैं, बात नहीं करते। और एक जगह लिखा भी है कि उसके पहुंचने से पहले उसके बारे में पहुंचा दिया गया है कि कम्युनिस्ट आया हुआ है, ये जहरीला होता है, इससे दूर ही रहना, बात करने से भी बचना। इस तरह की छवि बना दी गई तो लोग बिदक रहे हैं, डर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं कि कोई सांप चला रहा है, जहरीला नाग जो जहर छोड़ता है, मर सकते हैं उसके पास आने से भी। तो इस तरह से लोग बिदक रहे हैं, डर रहे हैं। अब आप क्या कहेंगे?
अब घूम फिर करके संजीव सारे झोंपड़े में चला गया, नहीं मिला, किसी से पूछता जवाब नहीं मिलता। एकमात्र सार्वजनिक स्थान गांव में होता है किराने की दुकान। कोई साहू दुकान चलाता है, उसके पास पहुंचे तो उससे पूछा तो बोलता है कि भाई मैंने पूरे गांव में चक्कर काट लिया, कहीं स्कूल नज़र नहीं आया, बोर्ड नज़र नहीं आया। वो बताता है कि स्कूल होगा तब न दिखाई देगा, स्कूल है हमारी जेब में, हमारी दुकान में। इस तरह का वाक्य सुन करके कोई भी व्यक्ति चौंकेगा, भौचक रह जाएगा। और वो बताता है वो वाकई में वो स्कूल गजली ठोरी में नहीं है। मुझे लगता है कि हम उपन्यास के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सके, भूमिका ही बनकर रह गई, और इसके बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए हमें लगता है दूसरा वीडियो डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन मैं बता रहा था कि मेरा मकसद ये है कि इस उपन्यास में क्या है, या यह उपन्यास किस विषय पर है, ये पक्का हो जाना चाहिए। उपन्यास आदिवासी जनजीवन पर है। आदिवासी जनजीवन को लेकर के आपके 8 उपन्यासों में से 6 उपन्यास आदिवासी जीवन पर ही है, जिसका जिक्र मैंने पूरी लिस्ट बताई 2 उपन्यासों को छोड़ करके। और ये पहला उपन्यास है, 2003 में आता है, और ये उपन्यास आदिवासी गांव गजली ठोरी पर है। और गजली ठोरी किस तरह का है, आदिवासी जनजीवन कैसे सोचता विचारता है, कैसे जीता है, किन अंधविश्वासों में जीता है, और मूल विषय शिक्षा जिसे कहते हैं, शिक्षा से क्यों कर दूर रहा, स्कूल होते हुए भी स्कूल क्यों कर किराने की दुकान में चलता रहा, एक दुकानदार की जेब में या दुकान के अंदर। और अगर शिक्षक था तो शिक्षक का भी चित्रण देख सकते हैं कि शिक्षक दरअसल अपने गांव में रहता है, कागजी कार्रवाई पूरी होती है, और पैसा आता है उसका भी उपयोग होता है, कागज का जवाब पूरा दिया जा रहा है। लेकिन न बच्चे वहाँ हैं, न स्कूल वहाँ है, न बच्चों ने कभी शिक्षक को देखा है। चूंकि राकेश कुमार सिंह जिस तरह से बात कर रहे हैं, ये एक सिंबॉलिक उपन्यास हो सकता है, ये जो गजली ठोरी के अलावा जितने भी आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी गांव है, उन पर आधारित है। ये बताना चाहता है कि आदिवासी शिक्षा से किस तरह से दूर रखे जा रहे हैं। इसमें से साहू और त्रिपाठी ब्राह्मण सदान साहू वो नहीं चाहते कि आदिवासी पढ़े। आदिवासी पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे, सवाल करेंगे, आदिवासी पढ़ लिख करके नौकरी करेंगे तो काम कौन करेगा। ज़्यादा बेहतर है कि संजीव जिस शिक्षक से मिलता है तो वो स्कूल को फिकूल बोलता है, इसके बावजूद भी वो शिक्षक है। यानी शब्दों का उच्चारण जो सही नहीं कर सकता वो इस शिक्षक भी आदिवासी क्षेत्र में शिक्षक हो सकता है। ये शिक्षा व्यवस्था पर पहला तमाचा, या शिक्षा व्यवस्था कितनी गुण खाई हुई है, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मैं एक दृश्य उपन्यास का पढ़ करके सुनाना चाहूँगा। मेरा इरादा तो उपन्यास पर लिखा हुआ उपन्यासों में आदिवासी भारत का पूरा सस्वर पाठ करना था, लेकिन मैं आज इस भूमिका को लेकर के तो एक पैरा हम पढ़ना चाहेंगे जिससे ये पता चल सके कि किस तरह से इसमें टिप्पणी की गई है और किस तरह से उपन्यास के मर्म तक पहुंचाने का प्रयास किया है। जैसा कि राकेश कुमार सिंह ने इस टिप्पणी को पढ़ करके कहा था कि जो मेरा मंतव्य था आप उस तक पहुंच सके। मैं अपने आप को इस बात को लेकर के एक तरह से संतोष महसूस करता हूँ कि रचनाकार जो सोचता है वो बात हम कह सके और पाठक तक ये बात पहुँचे
तो मैंने जो लिखा है कि संजीव उपन्यास का ऐसा पात्र है जो शिक्षा जगत में आ चुकी दरारों को दिखाता है, शिक्षक के नाम पर काम चोरी करने वालों के लिए मुसीबत खड़ी कर देता है। ऐसे पात्र को गढ़कर देश में चल रहे शिक्षा के नाटक से पर्दा उठा दिया गया है, जिससे पर्दे के पीछे चलने वाले सारे नेता, अधिकारी और कथित शिक्षक नंगे पकड़े जाते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या संजीव एक आदर्शवादी पात्र है? क्या एक शिक्षक शिक्षा के अलावा गांव में ग्राम सेवक, पटवारी और सरपंच का काम अकेले कर लेगा? ये सब रचना में संभव है, पर यथार्थ में तो वही छेल बिहारी जैसे स्कूल मास्टर है जो स्कूल को फिकूल कहकर भी निर्बाध शिक्षक बने रहते हैं, और संजीव जैसे कुछ करना चाहते हैं तो उनकी अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। छेल बिहारी अबाध शिक्षक बना रहता है और संजीव उस शिक्षा व्यवस्था में कुछ कर गुजरना चाहता है तो उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है। वहाँ की व्यवस्था जो उनको अंधकार में ही रखना चाहती है, शिक्षा उन तक नहीं पहुँचने देना चाहती है, वो उस शिक्षा के प्रकाश को लाने वाला संजीव, यानी मुंडा आदिवासियों में संजीवनी देने वाला आता है तो उसका ही जीवन खत्म कर दिया जाता है। आप इस उपन्यास के पात्र पर भी गौर कर सकते हैं। मुझे अभी भी ख्याल आया, संजीव जिसको जीना चाहिए, जो जीवन देने वाला है, जो शिक्षा का प्रकाश फैलाने के लिए आया, प्रकाश फैलाने के लिए प्रयास कर रहा है, बीजारोपण कर रहा है, स्कूल जो नदारत था उसको चला रहा है, उससे वहाँ की वो व्यवस्था, कुव्यवस्था जो आदिवासियों के खिलाफ रही है हमेशा से, सदियों से, वो नहीं चाहते कि यहाँ स्कूल चले और ऐसा शिक्षक आए जो यहाँ के आदिवासियों को शिक्षित करे, उसे मार दिया जाता है। संजीव का पहला छात्र ही अंततः आत्मीय छात्र भी साबित होता है, उससे ही उक्त बोल बुलवाना मायने रखता है। इस तरह की बहुत सी शिल्पगत खूबियों से भरा पठार पर कोहरा पाठक पर कई तरह से प्रभाव छोड़ता है और जंगल के वासियों के अंधेरे से सहज ही परिचित करा देता है। अंधेरा है इन गांवों में, शिक्षा के बिना अशिक्षा का अंधकार फैला हुआ है, कोहरा है। तो पठार पर कोहरा उपन्यास का जो शीर्षक है वो एक तरह से आपने कोहरा कहा है, हम एज ए समीक्षक उसे अंधकार कहेंगे। अभी भी न जाने कितने आदिवासी क्षेत्र अंधकार में ही हैं। अगर स्कूल भी खुल गया, कॉलेज भी खुल गया तो संसाधन कितने होंगे, बिल्डिंग इमारतें कितनी होंगी। और जब 12 महाविद्यालय में 60 होने चाहिए, वहाँ 8-10 काम कर रहे हो तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से वो महाविद्यालय रन करेगा और आदिवासी शहरियों को पढ़ा रहा होगा। फिर केलवाड़ा में महाविद्यालय खोला गया, कितने शिक्षक पहुँचे। केलवाड़ा में दूसरा महाविद्यालय खोला गया जो शहरिया बाहुल्य है। ये मैं अपने उस क्षेत्र में गए हुए, और एक शोधार्थी जो हाल ही में आया, ठीक राकेश कुमार सिंह, तो जिस तरह से पुस्तक उस शोधार्थी ने पहुंचाई, हाल ही में 2 सप्ताह पहले वनस्थली से पीएचडी करने वाली मंजू नाम से शोधार्थी आई किसी के हवाले से, और ये उपन्यासों में आदिवासी भारत और कागज़ कोरे उनको दी, जिसमें शहरियों पर लिखा मेरा एक संस्मरण था। वो 2 दिन के लिए वहाँ जाती है। तो मैं इन्हीं बातों पर बात कर रहा होता हूँ कि वो केलवाड़ा जो शहरिया बाहुल्य है और शाहबाद, वहाँ भी महाविद्यालय है।
तो इस तरह से स्कूल महाविद्यालय बाकायदा खोल दिए गए हैं, लेकिन संसाधन कितने हैं तो वो मैं बता रहा हूँ, आप भी अंदाज़ा लगा रहे हैं। वहाँ एक दो व्यक्ति काम कर रहे हैं इंचार्ज के बतौर, स्टाफ बिल्कुल सरकार के द्वारा ही भेजा नहीं गया। संजीव जैसी स्थिति अभी भी आदिवासी बाहुल्य गांवों में, कस्बों में आबाद है। अशिक्षा का अंधकार कोहरा पठार पर केवल कसली ठोरी में ही नहीं, झारखंड में नहीं, शायद ये नियति है भारत की, भारत के आदिवासियों की। उपन्यासों में आदिवासी भारत, संभवतः इस पठार पर कोहरा को और विस्तार से जानने के लिए हम दूसरा वीडियो देखना चाहेंगे। अब मेरे को जो ही अवसर मिलेगा, मैं उपन्यास में आदिवासी भारत में जो टिप्पणी दी गई है उसको ही यहाँ पर ऑडियो वीडियो के द्वारा आपके सामने लाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।